हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4G अड्डा। 2013 तक हम लोग कर चुके। आज हम लोग 2012 का CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो पॉलिटी का सेक्शन है वो कहाँ से आया, वो चीजें हम लोग देखेंगे। क्या इसके सोर्सेज रहने वाले हैं। आई होप अभी तक जितने भी सीरीज में वीडियो आ चुके आप लोगों को पसंद आए होंगे। अभी आपके दिमाग में चीजें क्लियर होने लगी होंगी कि कैसे आपको लक्ष्मीकांत से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट है। और जो अभी तक हम कर चुके हैं 2013 तक, वहां तक आपने सारी अपनी पॉलिटी की बुक में नोट डाउन कर लिए होंगे कि कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन आपका आया था, इस तरीके से ना, ठीक है। तो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, PAIL के बारे में इसमें बोला गया है, फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। उसमें से कौन सी सर्टेन कंडीशन ऐसी है जो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। तो इसका सोर्स अगर देखें चैप्टर नंबर 29 में, ठीक है। डायरेक्टली अगर मैं इसका आंसर की बात करूं, बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन वाला कोई क्वेश्चन है नहीं, डायरेक्टली उसमें चीजें लिखी हुई है कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट है या फिर पब्लिक ड्यूटी को एनफोर्स कराने के लिए अगर कोई चीज होती है, अगर कोई पर्सनल इंजरी के बारे में बात हुई तो वो आपका PIL के अंडर नहीं आएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपके इसमें है, ठीक है। पब्लिक इंजरी हो गई, पब्लिक ड्यूटी हो गई, लेकिन जो पर्सनल है उसके लिए ये चीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला भी आपको पॉइंट मिल जाएगा चैप्टर 29 में। नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन इलेक्शन। इंडियन इलेक्शन के बारे में आपसे चीजें पूछी गई है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट आर टू बी हेल्ड ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक में आप डायरेक्ट देखेंगे। इसका रेफरेंस अगर देखें, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में इसमें बात हुई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है कि ये UAF जो आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोर्स। फिर है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट देयर विल बी ए सेपरेट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स फॉर पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेपरेट इलेक्टोरल रोल नहीं बनाना होता। एवरी ईयर ये आपका अपडेट होता है, मतलब ईच ईयर, ठीक है। चैप्टर नंबर 71 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाले में अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि एक जनरल इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना होता है फॉर एवरी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। हम लोगों से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, द करेक्ट विल बी ऑप्शन 1, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इन्वेंटेड बाय। अब बेसिक स्ट्रक्चर वाली जुरिस्डिक्शन किसने दी है, आपकी जुडिशियरी ने दी है, सारे जितने भी वर्डिक्ट्स हुए। तो बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियरी ने बताया है मेनली कि कौन कौन सा आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। काफी सारे केस है, 6-7 केस है, पॉलिटी में आपको मिलेंगे सारे। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रेफरेंस निकाल कर चीजें बताई है कि भाई ये आपका होगा बेसिक स्ट्रक्चर, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में 2005 में, एज पर द 2005 जो मतलब रूल आया था कि कौन OCI के रिगार्डिंग, मतलब OCI जो होते हैं उनको क्या चीज नहीं मिल सकती, दे आर नॉट एंटाइटल टू। तो उनको वोटिंग राइट नहीं होता इंडिया में, ठीक है। और अगर इसका हम लोग रेफरेंस देखें तो चैप्टर 6 में आपको मिलेगा कि कौन कौन से इनके राइट्स होते हैं। उसमें आपको क्लियरली F पॉइंट में लिखा मिलेगा, he shall not be entitled for registration as a voter। अब वो रजिस्ट्रेशन वोटर ही रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको राइट टू वोट वाला ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में आपसे पूछा गया है, दे आर द सबसेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
अब बात करें तो सबसेट नहीं है ये, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर एज सच कोई इनका वो रूल नहीं है कि ये उनके नीचे सबसेट रहे, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया क्लियरली इनकरेक्ट। नेक्स्ट है scrutiny of legislative and constitutional amendment bills get done in these committees। mainly यही होता है कि ये committees चेक करने के लिए होती है, इनका बर्डन थोड़ा सा ईज करने के लिए, और सेकंड रीडिंग में ये वाला आपका टास्क होता है जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 23.1 में आप इसको देख सकते हैं। करेक्ट आपसे पूछा है, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2 ओनली। ऑलराइट, ये हो गया पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में, स्क्रूटिनी ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स एंड अदर मैटर्स के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हिच अमंग the following statement about the state reorganization act is not correct। अब आप लोगों से इसमें नोट करेक्ट वाली चीज पूछी है। तो फर्स्ट है द एक्ट डील्ड विद द इशू ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, ठीक है, ये बात है, सही है। इट वाज पास्ड इन द ईयर 1956, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इट क्रिएटेड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है आपका। पेज नंबर 5.5 पर अगर देखें 14 स्टेट 6 यूटी हो गया, 1956 में आया, ये चीज होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। अब कंफ्यूजन जो मेन आता है वो आता है फर्स्ट और फोर्थ में। फोर्थ है द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब आप लोगों से इनकरेक्ट चीजें पूछी गई थी, तो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए नहीं हुआ था, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी के लिए भी हुआ था, स्ट्रेंथन करने के लिए यूनिटी को, ये सारी चीजें भी हुई थी। अगर ये सारी चीजें देखें तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। और फर्स्ट रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज वाला करेक्ट है, बिकॉज हमने इसमें देखा कि मेन जो स्टेट से रिलेटेड था कि स्टेट्स को मर्ज करना है या फिर किस तरीके से उनको उनकी बाउंड्रीज रीड्रॉ हो पाएंगी, लिंग्विस्टिक बेसिस पर होंगी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर होंगी, तो वो बाउंड्रीज ही रीड्रॉ करनी थी। तो इनकरेक्ट पूछा है, दैट विल बी द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। इसका ऑफिशियल आंसर की जो है वो नहीं मिल पाया। अगर किसी बच्चे के पास 2012 का ऑफिशियल आंसर की अवेलेबल हो सीएपीएफ का, तो वो एक बार शेयर कर सकते हैं ताकि ये चीजें बेटर क्लियर हो कि यूपीएससी ने इसको किस तरीके से पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Consider the following territories which became part of India after 15th August 1947 के बाद। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना था कि बिगिनिंग में कौन से हुई, उसके बाद कौन से हुई, इस तरीके से। तो पेज नंबर 5.6 पर डायरेक्ट आपको मिलेगा, एक ही पेज पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले लिखा मिलेगा दादर एंड नगर हवेली, लिबरेशन इसका हुआ पोर्तुगीज के अंडर था 1954। तो यहाँ लिख लो दादर एंड नगर हवेली, यानी फोर्थ वाला है आपका, तो सबसे पहले फोर्थ। उसके बाद है गोवा दमन एंड दीव। अब गोवा दमन एंड दीव वाला है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, लिख लिया यहाँ हम लोगों ने। इनका हुआ 1961 में, पोर्तुगीज के अंडर थे ये भी। फिर आता है पुदुचेरी के बारे में, नेक्स्ट लिख लिया हमने सेकंड नंबर वाला, ठीक है, ये फ्रेंच के अंडर थी ये टेरिटरी। उसके बाद आता है सिक्किम जब एसोसिएट स्टेट बना, तो 4 1 2 3 आ गया हम लोगों के पास। ऑप्शन में देखते हैं, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सिक्किम एसोसिएट स्टेट बन गया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द 11th शेड्यूल इंसर्टेड बाय 73 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है भाई, जिसने सॉरी स्टेट लिस्ट में जिसमें 29 जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब वो डाले कि स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी। विच अमंग द फॉलोइंग आर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। अब पूछा गया है कि 11th में कौन कौन से ये चीजें आती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगर इसका हम लोग देखें, माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो 11th शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो ये 29 सब्जेक्ट में से थर्ड पर लिखा हुआ है माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, और 25 पर आपका है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये तीनों हो गए। अब रहते हैं आपके फायर सर्विस और केटल पाउंड्स और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी। अब 12th शेड्यूल में अगर देखेंगे, ठीक है,
तो 12th शेड्यूल में आपको प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी मिलेगा इसका, ठीक है, और फायर सर्विसेज आपको मिलेंगे। तो ये वाले 11th की बात नहीं करते, तो 4th और 5th वाले सारे ऑप्शन एलिमिनेट रहता है आपके पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये डायरेक्टली आपका लक्ष्मीकांत से है, चैप्टर नंबर 38 आप इसको देखेंगे, पेज नंबर ये पीछे लिखा हुआ है साथ में। Next is, which among the following items not added to the concurrent list of constitution under 42nd Amendment Act 1976? concurrent list में कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर देखें तो रेलवे आएगा आपका, ठीक है। रेलवे को अगर इसमें देखते हैं तो रेलवे आता है आपका यूनियन लिस्ट में, रेलवे आया यूनियन लिस्ट में। फॉरेस्ट है आपका कंकरेंट में, एजुकेशन भी आपका कंकरेंट में, और फैमिली प्लानिंग में। अब इनका अगर रेफरेंस देखें, ये हो गया कंकरेंट वाला, फॉरेस्ट आ गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से चीजें हो गई। फैमिली प्लानिंग वाला भी इसमें स्लाइड ऐड नहीं हुआ होगा, बट फैमिली प्लानिंग भी इसमें आता है। सॉरी, ये रहा फैमिली प्लानिंग वाला, ये रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड। यहाँ तक तो हमने इतने पीवाईक्यू कर लिए कि हमें बिल्कुल पता लग गया कि भाई राज्यसभा नहीं होता डिसॉल्व, नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है। एंड कैन बी कॉल्ड टू सेशन एनी टाइम एट शॉर्ट नोटिस। अब डिसॉल्व नहीं होता तो ये चीज तो हो ही जाएगी, ठीक है। 22.4 में आपको ये रेफरेंस भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है, under the constitution of India, law making powers of two houses of Indian parliament are symmetrical। अब सिमेट्रिकल तो इतना बराबर तो पार नहीं दे सकते किसी को, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती है, AIS बोले तो ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज कुछ क्रिएशन करने के लिए किसके पास अथॉरिटी होती है, राज्यसभा के पास। तो कुछ पार्ट्स ऐसी होती है डिफरेंट डिफरेंट है, तो रूल और लॉ मेकिंग पार्ट्स इनकी सिमेट्रिकल हम लोग नहीं बोल सकते। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो गया, और करेक्ट आपसे पूछा है, आंसर विल बी वन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है, NHRC के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से क्या है, वो चीज आप लोगों से पूछी गई है। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की इसका मिल नहीं पाया कहीं भी। अब यूपीएससी ने मेरे अकॉर्डिंग तो इसको ड्रॉप किया होगा, ठीक है, क्योंकि हम एक प्रॉपर कंक्लूजन पर इसमें नहीं पहुंच सकते। और मे बी अल्टरनेटिव जो नॉन जुडिशियल चैनल है उसको अगर रेफरेंस निकाल के उसका यूपीएससी ने उसको कुछ और माना है, तो मे बी इस फर्स्ट वाले को करेक्ट कर दिया हो। लेकिन अगर हम देखें थर्ड स्टेटमेंट, जिसको जो हमें पता है डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से लिया है, और फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है, इन्हीं में कंट्राडिक्शन हो जाता है। अब अगर देखते हैं, इट कैन नॉट ग्रांट इमीडिएट रिलीफ, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। 55.3 में अगर हम देखेंगे, इट हैज नो पावर टू पनिश द वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स नॉट टू अवॉर्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ, या कोई भी रिलीफ लगा लो, तो ऐसी चीज ये चीज नहीं कर सकता NHRC। तो करेक्ट आपसे पूछा है, तो थर्ड वाला तो आना ही आना है। अब इस तरीके से जाएं हम लोग, तो थर्ड ऑप्शन किसमें है, सिर्फ और सिर्फ आपके डी ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, और किसी में तो है ही नहीं। और हम कंफर्म सिर्फ इसी के बारे में है कि ये नहीं ग्रांट कर सकता, ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करते हैं तो डी ऑप्शन आता है। बट जो इसमें फोर्थ लिखा हुआ है, इट हैज द डायरेक्ट पावर ऑफ एनफोर्समेंट, ये भी आपका 55.3 में अगर आप देखेंगे तो एज सच कोई चीज नहीं होती डायरेक्ट पावर ऑफ एनफोर्समेंट वाली, कुछ लिखा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें बहुत एक कंफ्यूजन हो जाता है। अगर इसको फर्स्ट वाली को हम करेक्ट माने, तो फर्स्ट वाली में आपका थर्ड वाला इंक्लूड नहीं हो पाता, तो हम इसका डी ऑप्शन ही मानकर चलते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे के पास हो ऑफिशियल आंसर की, किसी के पास 2012 से आगे की, मतलब पीछे की 2012, 11, 10, 9, तो एक बार वो शेयर कर देना, ठीक है। तो इसका एनालिसिस अगर हम लोग देखें तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन आए, और अगर टोटल पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के करंट अफेयर्स से रिलेटेड इस साल थोड़े से आपके क्वेश्चन ज्यादा थे। वो 5 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि वो मेनली आपका जो उस टाइम का करंट अफेयर था उससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछी गई थी, ठीक है। और अभी वो चीजें अगर इसमें इंक्लूड करते तो कंट्राडिक्शन होता उनसे।
तो 11 क्वेश्चन आपके ये टोटल स्लाइड्स में ऊपर हमने देखे, तो डायरेक्टली सबका सोर्स आपका लक्ष्मीकांत था। अगर मिसलेनियस में रखें तो एक को रख सकते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन तो इजीली मैनेजेबल थे आपके लक्ष्मीकांत से। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2011 के जो एनालिसिस है पॉलिटी का उसके साथ मिलते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस। लाइक कर दिया करो, ठीक है, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। जो भी फीडबैक्स हैं आपके, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन रहता है, वहां आप बता सकते हो, ठीक है। जो भी सजेशन है वो भी आप लोग बता सकते हो। एंड आई रियली होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलो फिर एंड करते हैं।